उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवक ने आरोप लगाया कि विकास कुमार नाम के एक सिपाही ने उनके साथ मारपीट की। युवक का नाम फहीम बताया गया, मीट कारोबारी हैं ये बताया गया। 2 दिन पहले एक कैब ड्राइवर से कैब के किराए को लेकर उनका झगड़ा हुआ। उन्होंने शहर के गोमती नगर से टेढ़ी पुलिया के लिए कैब बुक की। टेढ़ी पुलिया पर पहुंचने पर किराए के पैसे को लेकर फहीम और ड्राइवर के बीच कहासुनी हो गई। बात बढ़ने पर ड्राइवर ने वहां पुलिस बुला ली। सिपाही विकास कुमार और होमगार्ड राम जीवन वहां पहुंचे और दोनों ने मिलकर मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन झगड़ा खत्म होने की बजाय और बढ़ गया। तो कारोबारी फहीम और पुलिस वालों के बीच बहस होने लगी। फहीम ने आरोप लगाया सिपाही विकास कुमार ने उन्हें चांटे मारे, जमीन पर गिराकर उन्हें लातों से पीटा। 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार मारपीट की। इससे पहले उस सड़क के किनारे कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए दोनों पुलिस वाले भी वहीं खड़े नजर आए। उनके बीच बातचीत होती रही ये दिखा। अगले ही पल फहीम झटके से कुर्सी से उठे और बातचीत बहस में बदल गई। किराए के पैसे को लेकर उनके बीच कुछ देर तक बहस होती रही। वो कैब उन्होंने ली थी, उस कैब के किराए को लेकर यह बहस हो रही थी और ये कारोबारी जो है फहीम ये कहते रहे कि उन्होंने कैब ड्राइवर को पैसा दे दिया है। बहस करने के दौरान कारोबारी के कदम लड़खड़ाते भी नजर आए। इतना पैसा हमने दिया, ठीक है, इल्जाम नहीं रहे, ठीक है, यहाँ पे जायज बात सब है, ठीक है, इल्जाम नहीं रहे, ठीक है, नहीं, कौन नहीं दिया पैसा, कौन पैसा नहीं दिया, कौन पैसा नहीं दिया, कौन पैसा क्यों नहीं दिया, बताओ हमको, पैसा नहीं दिखाने, इससे पूछो, पैसा क्यों नहीं दिखा तो रहे, पैसा देखो, ये टाइम देखो, टाइमिंग देखो। थोड़ी देर बाद उनकी कहासुनी हाथापाई में बदल गई। उनमें एक पुलिस वाले ने कारोबारी को धक्का दे दिया। धक्का देने के साथ ही कारोबारी को थप्पड़ भी मार दिया। इससे वो पीछे दीवार से टकरा गए, लेकिन खुद को फिर उन्होंने संभाला। एक बार फिर पुलिस वाले से बहस करने में जुट गए। पुलिस वाले ने उन्हें फिर चांटा जड़ दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। गुस्से में पुलिस वाले ने कारोबारी को पकड़ा, उन्हें पीछे की तरफ धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर गए, वो उन पर टूट पड़ा, उन पर लातों की बारिश कर दी। ये दिखाई दिया। एक आदमी पुलिस वाले को रोकता रहा। कुछ देर तक फहीम सड़क के किनारे जमीन पर पड़े रहे, बेसुध पड़े रहे, यह दिखा। बाद में वो उठकर बैठ गए, खड़े हुए और मारपीट कर रहे उस पुलिस वाले के पास पहुंच गए। फिर उन्होंने पुलिस वाले से बातचीत करने की कोशिश की, यह दिखाई दिया, लेकिन उस पुलिस वाले ने उनके साथ फिर से मारपीट शुरू कर दी। उसने एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे, घूंसे चलाए, उन्हें लात मारी। इस बीच एक आदमी बीच बचाव करता रहा। फहीम को पुलिस वालों से बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। वो एक बार फिर मारपीट कर रहे पुलिस वाले के सामने खड़े हो गए। इस पर वो पुलिस वाला उन पर और भड़क गया। उसने उन्हें थप्पड़ मार दिया, तो वो जमीन पर गिर गए। काफी देर तक सड़क के किनारे ये हंगामा चलता रहा। किसी तरह फिर बाद में मामला शांत हुआ। कारोबारी फहीम ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से उनका एक हाथ टूट गया। इस मामले में मारपीट करने वाले सिपाही विकास कुमार को फिर लाइन हाजिर कर दिया। इधर दिल्ली के द्वारका इलाके में डीडीए के एक तालाब में डूबने से 3 बच्चों की जान चली गई। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए, दिल्ली के विकास, आवास निर्माण और मास्टर प्लान के तहत जो बुनियादी ढांचे को विकसित करने का काम है वो डीडीए करता है। दिल्ली के लोग अच्छी तरह जानते हैं डीडीए को। द्वारका के सेक्टर 24 इलाके में डीडीए ने गोल्फ कोर्स बनाया। उसमें एक तालाब है, जैसे गोल्फ कोर्स में तालाब होते हैं। उसमें 3 बच्चे डूब गए। हालांकि बच्चों की पहचान नहीं हो सकी। जिन बच्चों की जान गई उनकी उम्र 8 से 10 साल के बीच बताई गई। तालाब के पास पुलिस को तीनों बच्चों के कपड़े भी मिले, इसलिए इस बात की आशंका जताई गई कि तीनों बच्चे तालाब में
तैरने गए होंगे और तैरने के दौरान वो तीनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। तीनों की जान चली गई। तालाब की गहराई करीब 10 से 15 फीट बताई गई। कि द्वारका के सेक्टर 24 में गोल्फ कोर्स का एरिया है और वहां पर एक निर्माणाधीन तालाब बनाया जा रहा था। आप देखेंगे तस्वीरों में न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर, इसी जगह पर ये तालाब जो है अब नज़र आ रहा है, जहां पर 3 बच्चे यहां पर पहुंचे थे और यहां पर इन बच्चों को आज सुबह यहां पर देखा गया। हालांकि गोल्फ कोर्स के चारों तरफ ऊंची दीवार बनाई गई है, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड वहां पहरा देते हैं। इतनी भारी सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है, चारों तरफ गेट बंदे रहते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें यहाँ पर हैं। उसके बाद भी इस पेड़ से माना जा रहा है कि शायद इस पेड़ का सहारा लेकर आसानी से अंदर दाखिल हुआ जा सकता है और ये लोग यहाँ से अंदर दाखिल हुए थे और उसके बाद यहाँ पर उनकी डूबने से मौत हुई है। गोल्फ कोर्स की सुरक्षा में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड ने दावा किया कि उन्होंने तीनों बच्चों को अंदर जाते हुए देखा था। उनका कहना है आसपास रहने वाले बच्चे अक्सर तालाब में नहाने के लिए चले जाते हैं। ताला लगा होने के बाद भी बच्चे गेट फांद कर अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे 3 बच्चे इधर से बच्चे गए थे, बस मैंने ये देखा था, फिर मैं वहाँ जाके बैठ गया था। पर ताला लगा पर कूद के जाते हैं तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा अंडर का काम होता है। हाँ। मैं बोल नहीं सकता हूँ। दिल्ली पुलिस को तीनों बच्चों के डूबने की जानकारी सुबह करीब 7 बजे मिली। पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और तालाब से तीनों के शवों को बाहर निकाला। आशंका जताई गई कि बच्चे पास के इलाके के हो सकते हैं। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इसी तालाब में पहले भी हादसा हो चुका है। करीब 2.5 साल पहले भी तालाब में डूबने से 3 बच्चों की जान चली गई थी। वो तीनों भी तालाब में तैरने गए थे। दूसरी तरफ डीडीए ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश जारी कर दिए। उधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कुछ लोगों ने एक पुलिस चौकी के अंदर घुसकर पुलिस वालों की पिटाई कर दी। पुलिस के मुताबिक एक ई रिक्शा और एक ट्रैक्टर में मामूली टक्कर हुई। 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों के बीच बात बढ़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने हंगामा शांत करवाया, कुछ लोगों को अपने साथ ले गई। लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरे पक्ष के कुछ और लोग चौकी पहुंच गए। उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने चौकी इंचार्ज समेत बाकी पुलिस वालों से बहस की और देखते ही देखते वो मारपीट पर उतर आए। उनमें एक व्यक्ति ने एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ दिया, बुरी तरह हिल गए। हालांकि वहां खड़े दूसरे पुलिसकर्मी बीच बचाव करते दिखे। काफी देर तक उन लोगों की बहस चलती रही। बहस कर रहे लोग हाथापाई तक पहुंच गए। वो पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने लग गए। उनमें एक व्यक्ति की टी शर्ट फटी नजर आई। पुलिस वालों ने आरोप लगाया कि मारपीट करने आए लोगों ने पुलिस वालों की वर्दी भी फाड़ दी, उनसे गाली गलौज की, बदतमीजी की, मारपीट की, कानून का उल्लंघन किया। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने उस पुलिसकर्मी को दोबारा थप्पड़ मारे जिनकी पहले पिटाई की। वो लोग उन्हें घेर कर पीटते नजर आए। पुलिसकर्मी खुद को बचाने की कोशिश करते दिखे। बाकी पुलिस वाले भी बीच बचाव करते नजर आए, लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने चौकी के बाहर बवाल खड़ा कर दिया। मारपीट की वजह से चौकी के अंदर भी सामान बिखरा हुआ नजर आया। जूते बिखरे दिखे, चप्पलें जमीन पर बिखरी नजर आई, टेबल पर रखा सामान भी बिखरा दिखा, फाइलें, रजिस्टर सब इधर उधर बिखरा दिखा। वॉकी टॉकी भी जमीन पर गिरा नजर आया। पुलिस ने आरोप लगाया उन लोगों ने उसे भी तोड़ दिया ताकि दूसरे थाने से मदद न मिल सके। हालांकि बाद में कई पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए, तब जाकर हंगामा शांत हुआ। पुलिस वालों ने मारपीट के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। बाकी आरोपियों की पहचान तेज कर दी। हालांकि सख्ती बरतने के बाद तीनों आरोपियों ने माफी भी मांगी। हम लोगों द्वारा चौकी में जो गलती हुई है उसके लिए हम समझता है और क्षमा मांगते हैं। दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आरोपियों ने हाथ जोड़कर भरोसा दिया वो आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। उनका वीडियो बनाया गया ये भरोसा देते हुए। पुलिस वालों पर हाथ नहीं उठाएंगे, नियमों को नहीं तोड़ेंगे। वीडियो पुलिस नहीं बनाया। पुलिस ने भी आरोपियों को दोबारा ऐसे नहीं करने की चेतावनी दी और आगे की कार्रवाई में जुट गई। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एक गोदाम से क्लोरीन गैस लीक होने से लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के पुणे के गंगाधाम इलाके में एक गोदाम में क्लोरीन गैस लीक होने पर अफरा तफरी मच गई। कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लग गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने पटना के चिड़ियाघर का नाम बदलने का फैसला लिया। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के नाम से जाने जाने वाले इस चिड़ियाघर का नाम पटना जू कर दिया गया। इसके अलावा संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर
बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर को संपत्ति बेचने से रोकते हुए उस पर अंतरिम रोक लगा दी। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में देर से दफ्तर आने वाले सरकारी कर्मचारियों को डीएम ने फटकार लगाई। रीवा के डीएम नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी औचक निरीक्षण के लिए जिला पंचायत के दफ्तर पहुंच गए। जिला पंचायत के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे, वहां दफ्तर के मेन गेट के पास खड़े हो गए। कर्मचारियों और अधिकारियों का इंतजार करने लग गए। जाहिर सी बात है, उनको अंदाजा रहा होगा कि लोग लेट आते हैं, तो उनके मुताबिक कई कर्मचारी देर से दफ्तर पहुंचे। देर से पहुंचने वालों में कई अधिकारी भी देखे उन्होंने, और देर से पहुंचने वाले कर्मचारियों को उन्होंने दफ्तर के बाहर ही रोक दिया। अधिकारियों को भी रोक दिया, दफ्तर के बाहर ही उनकी लाइन लगवा दी, एक कतार में खड़ा करवा दिया। देर से आने का कारण पूछा। आप लोग अगर 10 बजे नहीं आ सकते तो क्या मतलब है? सरकार ने आप लोगों की सुविधा के लिए कि आप लोगों को काम के साथ साथ आपका तनाव ग्रस्त न हो, आप लोगों को समय मिले परिवार के लिए 2 दिन की छुट्टी दी आपको, शनिवार रविवार का। और उसके बाद भी इसके अंदर वही वाले आप लोगों ने मचा रखी है। क्या तंग मचा रखा आप लोगों ने? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये रीवा के डीएम है नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी। उन्होंने नाराजगी जाहिर की। लेट आने पर कर्मचारियों को ऐसे डांटते हुए नजर आए। 1 घंटा आप घर देते हो, शाम को 1 घंटे पहले चले जाते हो या नहीं जाते हो। बेचारे लोग आते हैं 10 बजे से दूर दूर से। आप लोगों को आना चाहिए 9:45 बजे, 10:05 की देर है, 10 बजे आप अपने कमरे में एंटर हो जाइए। कई कर्मचारी ऐसे दिखे, अधिकारी दिखे, सिर झुकाकर डीएम के सामने खड़े रहे, चुप होकर उनकी डांट सुनते रहे। कुछ देर में उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उनमें एक कर्मचारी को अपने पास बुला लिया डीएम ने। क्या हो हीरो? और क्या हीरो? ये क्या है? जिस टाइप की बात है जीन्स पहनी हुई थी कर्मचारी ने, तो उनके जीन्स पहनकर दफ्तर आने पर भी डीएम ने आपत्ति जताई। उनकी कमीज से लटकते हुए चश्मे को देखा, कमीज से चश्मा निकालकर उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्हें भी लेट आने वाले कर्मचारियों के कतार में खड़ा करवा दिया। डीएम की इस कार्रवाई से वहां खलबली मच गई। देर से दफ्तर पहुंचे कर्मचारी और अधिकारी सब परेशान हो गए। दफ्तर के अंदर नहीं पहुंच पाए। दफ्तर परिसर में ही काफी देर तक वो खड़े रहे। रीवा के डीएम ने उन्हें फटकार लगाने के बाद अपर कलेक्टर को ई अटेंडेंस सिस्टम लागू कराने के वहां पर निर्देश दिए। देरी से दफ्तर आने वाले कर्मचारियों के आधे दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। कर्मचारियों और अधिकारियों को तय वक्त पर दफ्तर आने के लिए कहा और प्रशासन के नियमों का पालन करने के लिए कहा। जिम्मेदारी से दफ्तर का काम करने के लिए कहा। सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि वो 10 बजे तक 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, अपने कार्यालय में उपस्थित हों और उपस्थित होकर जनता के और या कार्यालय के कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें। देर से दफ्तर पहुंचने पर उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कर्मचारियों को, अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। साफ कहा कि आने वाले दिनों में किसी कर्मचारी या अधिकारी ने अगर लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में परोल पर जेल से बाहर आए कैदी की 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े कई लोग वहां थे, उनके सामने ही 2 हमलावर पीछे से आए और आते ही बिल्कुल नजदीक से उस कैदी पर गोलियां चला दी। कैदी परोल पर बाहर था। आसपास मौजूद लोग डर के मारे भाग गए। हमलावर भी फरार हो गए। पूरे इलाके में दहशत मच गई। पुलिस के मुताबिक सुंदर फौजी नाम के जिस कैदी की हत्या हुई, उसके और हमलावरों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। वो गुरुग्राम के कासन गांव का रहने वाला था। 2018 में उसी के गांव में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसी मामले में कोर्ट ने सुंदर फौजी को दोषी करार दिया था। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वो तब से जेल में ही था, लेकिन अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए उसको पैरोल मिली थी और कुछ रोज पहले जेल से बाहर आया था। अपनी भतीजी की शादी की तैयारियां कर रहा था। अपने घर के नजदीक एक चबूतरे पर कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था। आपस में लोग बात कर रहे थे। किसी को भी आने वाले खतरे का एहसास नहीं था। तभी 2 लोग पीछे से वहां पहुंचे। एक ने आते ही पिस्तौल निकाल ली,
कैदी के नजदीक गया और ठीक पीछे जाकर उसने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही कैदी जमीन पर गिर गया। दोनों हमलावर उसके सामने आ गए और उस पर गोलियों की बौछार कर दी। उसके आसपास जो लोग बैठे हुए थे उनमें कोई भी वहां नहीं रुका। फायरिंग देखकर सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए। सुंदर फौजी, पुलिस के मुताबिक सुंदर फौजी ये कैदी 2018 में जिस व्यक्ति की इसने हत्या की थी उसके ही बेटे ने बदला लेने के लिए उसका मर्डर कर दिया। सुंदर फौजी ने पहले बहादुर का मर्डर किया था और उसमें ही जेल में था, उसमें सजा काट रहा था। तो उसी रंजिशन से अब उस बहादुर के लड़के ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर ने वारदात को अंजाम दिया। हमलावरों के फरार हो जाने के बाद लोग पुलिस की मदद से कैदी को तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बाद में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बना दी। उधर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक अफ्रीकी छात्र के भाषण के बाद कार्यक्रम में मौजूद दूसरे छात्रों ने जश्न मनाया, तालियां बजाई, नारे लगाए। एएमयू के नदीम तरीन हॉल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अफ्रीकी छात्र ने हिंदी में भाषण दिया। हिंदी में भाषण देकर सबको चौंका दिया। अपने भाषण के दौरान ऐसी बातें कहीं जो चर्चा का विषय बन गई। हिंदी में दिए गए उसके भाषण को सुनकर कार्यक्रम में मौजूद छात्र जो हैं वो झूम उठे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, ठहाकों से गूंज उठा। अगर मैं सेक्रेटरी बना तो एनसी में सबको 3 टाइम चाय मिलेगा। तो इस कार्यक्रम में वो किसी नेता की तरह भाषण दे रहा था, जैसे नेता वादे करते हैं चुनावों में, वो उसी तरह के वादे करते सुनाई दिया। एनसी से कॉलेज बहुत दूर है तो ये मैं सोचता करूंगा। कपड़े धोने की लाई है, फ्लोट है, वॉशिंग मशीन होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काफी समय से ये मांग चल रही है कि वहां पर भी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होने चाहिए, काउंसिल के इलेक्शन होने चाहिए। तो ये जो भाषण था ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में था और इलेक्शन की तरह ये भाषण दिया गया। हॉस्टल की कई दिक्कतों के बारे में उसने जिक्र किया। मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर वो यूनिवर्सिटी का सेक्रेटरी बना तो छात्रों की कई समस्याओं का समाधान कर देगा। किसी नेता की तरह वादे करता दिखा। अयूबा जिंदाबाद, अयूबा जिंदाबाद, लॉन्ग लिव अयूबा, लॉन्ग लिव अयूबा। तो इस अनोखे अंदाज को छात्रों ने खूब पसंद किया। बोलने के अंदाज ने छात्रों का दिल जीत लिया, उसकी तारीफ की। छात्र मंच के नजदीक पहुंच गए, इस अफ्रीकी छात्र का नाम लेकर नारे लगाने लगे, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में बॉयलर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट में बॉयलर फटने से जबरदस्त धमाका हो गया। धमाके की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। घटना तब हुई जब बॉयलर की मरम्मत की जा रही थी। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उनके पास से 4 किलो से ज्यादा ड्रग्स, 4 पिस्तौल और 5 गोलियां मिली। पुलिस का कहना है दोनों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे तस्करों के संपर्क में थे। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक डिजिटल जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा किया। मामले में जलंधर से एक आरोपी को उसने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चीन में बने 4G कैमरों से सेना की संवेदनशील जगहों की निगरानी की जा रही थी। वहां की तस्वीरों को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक शादी समारोह के दौरान खाना कम पड़ गया तो भयंकर झगड़ा हो गया। मैरिज हॉल में समारोह चल रहा था, हिंसा भड़क गई। हंगामे का कारण बताया जा रहा है कि नॉनवेज खाना रहा, वो खत्म हो गया या कम पड़ गया। इसी बात पर कुछ बाराती भड़क गए, आपे से बाहर हो गए, कुर्सियां तोड़ दी, खाने की प्लेटें तोड़ दी। जो खाना था वो बचा हुआ जो उठाकर फेंक दिया। जी भरकर तोड़फोड़ की, मारपीट शुरू कर दी। मैरिज हॉल के बाहर खूब हंगामा कर दिया। शादी का जश्न लड़ाई झगड़े में बदल गया। मामला इतना बढ़ गया कि बात थाने तक पहुंच गई। लड़की वाले शिकायत लेकर पहुंचे तो बाद में बाराती भी थाने पहुंच गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी और पूरा बवाल शादी में खाने को लेकर हुआ। नॉनवेज कम पड़ गया तो बारातियों ने अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। तोड़फोड़ शुरू होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कई महिलाएं भी बैठकर खाना खा रही थी।
डर के मारे खाना वो बीच में ही छोड़कर उड़ गई। कुर्सियां और प्लेटों के हमलों से खुद को बचाने के लिए वहां से भाग गई। लेकिन हंगामा कर रहे लोग शांत नहीं हुए। सभी कुर्सियों को उठाकर फेंक दिया, खाने की प्लेटों को तोड़ दिया। उन्हें समझाते दिखे कुछ लोग, बीच बचाव करने की कुछ लोगों ने कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। मैरिज हॉल से बाहर निकलकर भी कुछ बाराती शोर मचाते नजर आए। लड़की पक्ष के कुछ लोगों से वो भिड़ गए, कहासुनी हो गई, मारपीट हो गई। कुछ लोग डंडों से हमला करते दिखाई दिए। जितना हंगामा हॉल के अंदर हुआ उतना ही उसके बाहर भी हुआ। दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। बहुत देर बाद मामला शांत हो सका। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुख्यमंत्री का पुतला फूंकते वक्त यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता झुलस गए। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी झुलस गए। पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके भी हाथ जल गए। सभी लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 10 लोग झुलस गए बताया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। जिले में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, इस मुद्दे पर वो प्रदर्शन कर रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इसी बात पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला फूंकने की कोशिश की, जैसा प्रदर्शनों में किया जाता है। लेकिन जब वो सड़क पर उतरे तो पुलिस ने उनसे पुतला छीनना चाहा, कि इजाजत नहीं है। इसी छीना झपटी में किसी ने पुतले पर पेट्रोल छिड़क दिया और उसमें आग लगा दी। किसी का हाथ जल गया, किसी का सिर झुलस गया, किसी की पीठ झुलस गई, किसी का पेट झुलस गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पुतला छीनने वाले, उसे जलाने की कोशिश करने वाले तेजी से भागे। वो झुलस गए थे, आग लग गई थी। कई जवान भी झुलस गए। सड़क पर भी आग की लपटें फैल गई। सब लोग उससे दूर हो गए। सबको इलाज के लिए अस्पताल पुलिस ने भेजा। इससे पहले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी का झंडा लेकर प्रदर्शन किया। इधर विवादास्पद बयान मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ गईं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी नेताओं पर विवादास्पद बयान दिया था। इसी मामले में वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी। चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों की सुरक्षा को और सख्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। आयोग ने क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली लागू करने का फैसला लिया। इससे मतदान केंद्रों में घुसपैठ को रोका जा सकेगा। ये नई व्यवस्था 4 मई को होने वाली मतगणना से लागू होगी। उधर मुंबई के पायधुनी इलाके में तरबूज खाने के बाद हुई मौत के मामले के बाद फलों में केमिकल के इस्तेमाल की चर्चा तेज हो गई। हालांकि ये तो अभी भी साफ नहीं है कि वो जो मौत मुंबई में हुई थी वो तरबूज खाने से हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन ये जो आरोप लगा था कि उन्होंने तरबूज खाया था इसलिए मौत हो गई थी, उसके बाद तरबूज में किस तरह के केमिकल होते हैं उसको लेकर देश भर में बात होने लगी। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई थी। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई कि सभी की जान फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। सटीक वजहों मौत की और उन लोगों ने ऐसा क्या खाया था कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई, इसका पता लगाने के लिए उनके घर से लिए गए खाने के सैंपल और तरबूज के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। तो वो तो जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि चारों लोगों की मौत क्या तरबूज से हुई थी या किसी और चीज से हुई थी। लेकिन पुलिस ये पता लगाने में भी जुट गई कि उस परिवार ने तरबूज कहां से खरीदा था। उस रात उन्होंने खाने में जो बिरयानी खाई थी, कहीं उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन 4 लोगों की मौत के बाद पूरे देश में तरबूज समेत दूसरे फलों में केमिकल के इस्तेमाल को लेकर चर्चा शुरू हो गई। उन फलों को खाने से होने वाले नुकसान से लोगों में डर पैदा हो गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि उन लोगों की मौत उस तरबूज को खाने की वजह से ही हुई थी या वजह कुछ और थी। जिस बात की चर्चाएं हैं कि जो तरबूज था वो जहरीला था, कहीं ना कहीं जो इंजेक्शन वगैरह तरबूज में खेत में ही लगा दिया जाता है जिससे कि तरबूज ज़्यादा बड़ा हो जाए, मीठा हो जाए और मार्केट में बिके। तो ये केमिकल जो फलों में इस्तेमाल होते हैं उसकी जब ये बात उठी तो न्यूज़ 18 की टीम यूपी में लखनऊ में तरबूज के खेत में पहुंची, ये जानने के लिए कि बाजार में पहुंचने से पहले खेतों में फलों को केमिकल वाला क्या बूस्टर डोज को दिया जाता है जिससे तरबूज बड़े हो जाते हैं। इनके हाथ में एक इंजेक्शन है और कहते हैं कि ये इंजेक्शन जो है इससे हार्मोन बूस्ट होता है फलों का, और
ये इंजेक्शन जिससे दिया जाता है और ये है। ये सब वो लोग बता रहे हैं जो ये ऐसा काम करते हैं। उन्होंने ही बताया कि इंजेक्शन ये है और इससे ये होता है। पहचान छिपाने की शर्त पर उन्होंने कैमरे के सामने तरबूज में ये केमिकल वाला इंजेक्शन लगाकर दिखाया और बताया कि सामान्य तौर पर एक तरबूज को 10 से 15 दिन लगते हैं बड़ा होने में और पककर तैयार होने में, लेकिन ये जो बूस्टर इंजेक्शन, केमिकल वाला इंजेक्शन लगाने के बाद तरबूज 24 से 48 घंटे में ही तैयार हो जाता है। फल के अंदर आप लोग नहीं देते हैं, उसके जो डाली है उसमें डालते हैं। और आम तौर पे अगर ये खरबूज को मार्केट में जाना हो तो कितना समय लगेगा? 10 दिन लगेगा। 10 दिन। ये रो में जितने भी खरबूज हैं ये पककर तैयार हो जाएंगे अगले 24 से 48 घंटे में। ज्यादा उत्पादन और ज्यादा मुनाफे के लिए केवल फलों में ही बूस्टर डोज वाली ये तरकीब नहीं अपनाई जाती, बल्कि सब्जियों में भी यही उपाय लगाया जाता है। धड़ल्ले से बिना किसी रोक टोक के खेतों में ही फलों को, सब्जियों को केमिकल वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं और जल्दी से तैयार करके खेतों से बाजार तक पहुंचा दिया जाता। लेकिन मुंबई वाले मामले में मौत की वजह तरबूज ही थी, यह पूरी तरह साफ नहीं है। तरबूज को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि उस परिवार के 4 लोगों ने रात के करीब 1 बजे घर में रखा तरबूज खाया था। उससे पहले वहां दावत हुई थी, परिवार और रिश्तेदारों ने बिरयानी खाई थी, इसलिए कुछ भी साफ नहीं हो सका कि मौत की असल वजह क्या थी। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं उनके घर में काफी देर का कटा हुआ तरबूज तो नहीं रखा हुआ था, काफी देर पहले कटा हुआ हो और उसमें किसी तरह से बैक्टीरिया हो गए हों। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि तरबूज ऐसा फल है जो खुद जानलेवा नहीं हो सकता अपने आप में, लेकिन कुछ हालात में यह खतरनाक हो सकता है, जैसे गंदगी में रखा हो, बहुत देर तक कटा हुआ खुले में रखा हो। तो मुंबई में जो घटना हुई उसके बाद एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा ने पुलिस की जांच की बात इसमें कही। ये एक जांच का विषय होना चाहिए मेरे हिसाब से कि तरबूज कटा रखा था, कहीं से लाए, क्या किसी ने इसमें साजिश की है, ये एंगल को इसमें छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। डॉक्टर बता रहे हैं तरबूज को ज्यादा मीठा और लाल दिखाने के लिए भी खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। तरबूज में कलरिंग एजेंट होता है और कुछ तो लोग तरबूज में ज़्यादा ग्रो करने के लिए हार्मोन्स तक लगा रहे हैं। बूस्टर नाम का एक केमिकल है जो यूज़ हो रहा है जी। और भी एक आध केमिकल हैं जो एंटीबायोटिक से संबंधित हैं, वो यूज़ हो रहे हैं। हालांकि जो मुंबई में घटना हुई उसमें उस परिवार ने तरबूज से पहले बिरयानी भी खाई थी, तो सवाल यह भी उठा है कि क्या बिरयानी के बाद या बिरयानी में कुछ था या बिरयानी के बाद तरबूज खाने से कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हो सकता। डॉक्टरों का मानना है कि इन दोनों को साथ खाने से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बशर्ते इनमें कोई केमिकल या दवा न मिली हो। या तो बिरयानी में कुछ मिलाया किसी ने या तरबूज में कुछ मिलाया, वरना 4 लोग कैसे क्यों मर जाएंगे ये खा करके सडनली। तरबूज पानी से भरपूर फल होता है, भारी मात्रा में पोटेशियम होता है उसमें। सामान्य तौर पर स्वस्थ लोगों के लिए यह अच्छा होता है, लेकिन डॉक्टर बता रहे हैं किडनी के मरीजों के लिए पोटेशियम की ज्यादा मात्रा कभी कभी हार्ट अटैक का कारण बन सकती है, लेकिन वो कुछ खास स्थिति में। डॉक्टरों ने गर्मी के दिनों में खासतौर से फलों के इस्तेमाल से पहले सावधानी बरतने की भी अपील की। इधर हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक तेज रफ्तार कार 800 मीटर गहरी खाई में गिर गई। गिरते ही उसमें आग लग गई, पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। पुलिस के मुताबिक कार में 2 लोग सवार थे। वो चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे। इस दौरान अचानक उनकी कार का टायर फटा और पहाड़ी रास्ते पर फटा तो कार बेकाबू हो गई। कार चला रहे व्यक्ति ने उस पर संतुलन खो दिया, गाड़ी को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी सीधे खाई में जा गिरी। 800 मीटर गहरी खाई में गिर गई। ऐसा लगा मानो किसी फिल्म की तस्वीर है। दूर से तेज रफ्तार में गाड़ी आई, हवा में उड़ते हुए खाई में गिर गई। जिस सड़क पर वो गाड़ी चल रही थी उस पर आगे एक मोड़ था, गाड़ी को वहां से मुड़ना था, लेकिन टायर फट गया तो गाड़ी बेकाबू हो चुकी थी और इसलिए वो मुड़ने के बजाय आगे ही चलती चली गई जहां खाई थी। और इससे पहले कि कार चला रहे व्यक्ति कुछ कर पाते, मदद मांग पाते, खुद गाड़ी को कुछ कर पाते, गाड़ी खाई में गिर गई उड़कर। गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले जो है उसका टायर फट गया था और इससे ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि गाड़ी का जो ड्राइवर है वो अपना गाड़ी पे नियंत्रण खो चुका है।
खाई में गिरते ही गाड़ी में भयंकर आग लग गई। कुछ ही देर में गाड़ी जलकर राख हो गई। लोगों की भीड़ लग गई, पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने बताया गाड़ी में 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति गाड़ी के अंदर ही फंसे रह गए, जिसकी वजह से वो बुरी तरह झुलस गए, जबकि दूसरे व्यक्ति उछलकर गाड़ी से बाहर गिर गए थे। उन्हें भी काफी ज्यादा चोट आई। पुलिस वालों ने बताया उनके घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही दोनों व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी। इधर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को राहत मिल गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को जमानत दे दी। ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। 13 अप्रैल को उन्हें ईडी ने ही गिरफ्तार किया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। विनेश चंदेल की कंपनी आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का चुनाव प्रचार संभाल रही थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस साल हज पर जाने वाले सभी यात्रियों के लिए हवाई टिकट में 10,000 की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर दी। ये फैसला विमान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से लिया गया। 1 मई के बाद हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को इस अतिरिक्त रकम का भुगतान करना होगा। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हज यात्रियों का किराया बढ़ाए जाने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने सरकार से इसे रद्द करने की मांग की, जबकि सरकार की तरफ से सफाई दी गई कि एयरलाइन कंपनियों ने प्रत्येक यात्री पर किराए में 35,000 रुपए की बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन बातचीत के बाद केवल 10,000 की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। उधर बिहार के छपरा में एक कुत्ते के भौंकने पर झगड़ा हो गया और झगड़ा बवाल में बदल गया। 2 पक्षों के बीच गाली गलौज हो गई, लाठियां चल गई, पथराव हो गया, तोड़फोड़ हो गई। छपरा के करिंगा नाम के गांव में पुलिस कह रही है कि झगड़े की शुरुआत एक कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की वजह से हुई। एक पक्ष ने कहा कि कुत्ता उन्हें काटने के लिए दौड़ा था, इसलिए उन्होंने उसको अपनी बाइक से धक्का दिया, जबकि कुत्ते के मालिक ने दावा किया कि मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उनके कुत्ते को जानबूझकर धक्का मारा था। यानी पालतू कुत्ता था और जिनका कुत्ता था वो कह रहे हैं जानबूझकर धक्का मारा क्योंकि वो भौंक रहा था। और जब बाइक सवार लोगों ने कुत्ते को धक्का मारा तो घर के लोगों ने इसका विरोध किया और आरोप लगाया कि उनसे मारपीट की गई। झगड़ा बढ़ गया। मोटरसाइकिल सवार उन लड़कों में एक लड़का वहां से चला गया और अपने कुछ और साथियों को बुला लिया उसने। इसके बाद तो वहां वो जगह मानो जंग का मैदान बन गई। मोटरसाइकिल सवार लड़कों के साथी हाथों में डंडे लेकर पहुंच गए। कुत्ते के मालिक के घर को घेर लिया। 10 से ज्यादा लोग थे। 2-3 लड़के कुत्ते के मालिक से बहस करते दिखाई दिए। उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी। कुछ लड़कों ने डंडों से हमला कर दिया, गाली गलौज कर दी, कुर्सियों से हमला कर दिया। सभी लड़के टूट पड़े। किसी ने कुर्सी उठाकर मारी, किसी ने डंडे से हमला किया। दरवाजे पर कुत्ता, मेरा बेटा टहला रहा था, हम लोग न्योता जाने वाले थे और उसी क्रम में 2 मोटरसाइकिल से लोग आया और कुत्ता को धक्का मार दिया। हमारे लड़का को भी पटक करके मारने लगे। लड़कों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। जो तस्वीरों में दिखा, सारी कुर्सियां तोड़ दी, दरवाजे पर हमला कर दिया। मोहल्ले के लोग केवल तमाशा देखते रहे, क्योंकि मारपीट और तोड़फोड़ कर रहे लोगों के गुस्से को देखते हुए किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उनके बीच में पड़े। 20 मिनट तक बवाल होता रहा। फिर सभी हमलावर वहां से चले गए। कुत्ते के मालिक ने फिर पुलिस से इस मामले की शिकायत की। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो देखा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इधर लेंसकार्ट वाले विवाद के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक कार शोरूम के कर्मचारी ने दावा किया कि तिलक लगाकर काम पर आने से उन्हें भी रोका गया। और कार शोरूम के कर्मचारी, उनके मुताबिक शोरूम में उनके साथ ही काम करने वाले मुस्लिम समुदाय के कर्मचारी ने उन्हें तिलक लगाने से रोका और गाली गलौज की और धमकी दी। ऋतिक नाम के कर्मचारी ने आरोप लगाया कि वहां के तो वहां के कुछ हिंदूवादी संगठनों से लोग, उनको ये जानकारी मिली, वो ऋतिक के साथ उस कार शोरूम पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। शोरूम के अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की। अब इस ऋतिक नाम के कर्मचारी ने आरोप लगाया कि मुबारक लाला नाम के जो दूसरे कर्मचारी हैं उन्हें करीब 3 महीने से परेशान कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि परेशान ऐसा कर रहे हैं कि वो तिलक लगाकर शोरूम आने पर उन्हें गालियां देते हैं, बेल्ट से पिटाई करने की धमकी दे रहे हैं। 27 अप्रैल को भी जब वो तिलक लगाकर काम पर पहुंचे तो मुबारक लाला ने उन्हें टोका, गाली गलौज की और धमकी दी। ये फिर इस कर्मचारी ने आरोप लगाया। क्या बोला इनने? इधर बट्टे बट्टे मारूंगा नहीं तो बोले चमड़ी उधेड़ दूं। और क्या बोला इनने? तिलक लगाने का मना करा था क्या तुम्हारे को? हाँ, पहले लाता था मैं। संजय सर यार, 1 बार हो जाए 2 बार हो जाए संजय सर यार, मैं खुद मजबूर। बात को भी इनने 2-3 बार बोल दिया आके कि तिलक लगा के आता तो बोले तिलक लगा के क्यों आता है?
तो ये कर्मचारी फिर ऋतिक नाम के कर्मचारी हिंदूवादी संगठनों के पास पहुंच गए, उन लोगों को बताया और 15 से ज्यादा लोग माथे पर तिलक लगाकर, गले में भगवा गमछा लटकाकर कार के शोरूम पर पहुंच गए और उस कर्मचारी पर आरोप लगाया, मुस्लिम कर्मचारी पर आरोप लगाया कि वो रोकते हैं तो ये अब देखिए सब आ गए, हंगामा कर दिया, नारेबाजी कर दी, विरोध जताया। मंडी थाने की एक पुलिस टीम वहां पहुंची, हालात को संभाला। पुलिस ने ऋतिक की शिकायत के आधार पर मुबारक लाला के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। कार शोरूम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कार शोरूम वाले नहीं बता रहे कि क्या हुआ है। ये एक कर्मचारी ने लेकिन ये आरोप लगाया दूसरे कर्मचारी पर, और एक कर्मचारी हिंदू है, दूसरे मुसलमान है। पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। उधर यूपी के बागपत में एक जैन मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में श्री पार्श्वनाथ प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। वहां जीन्स टॉप, स्कर्ट और शॉर्ट्स पहनने पर रोक लगा दी गई। साथ ही महिलाओं और लड़कियों से सिर ढककर मंदिर में आने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में साइबर ठगों से परेशान होकर एक महिला के सुसाइड करने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक महिला के कमरे से मिली एक डायरी में सुसाइड नोट मिला। उसमें लिखा था वो ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर खुदकुशी कर रही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने आगजनी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। पुलिस के मुताबिक उन तीनों आरोपियों ने कुछ दिन पहले एक गैंगस्टर के घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। उधर अमेरिका की न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी कि अमेरिका ने पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की तैयारी की। हाइपरसोनिक, दोबारा युद्ध शुरू होने की आशंकाओं के बीच अमेरिका के इस फैसले ने खलबली मचा दी। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइलों से भी ज्यादा घातक होती है, एक ही झटके में बेहिसाब तबाही मचा सकती है, दुश्मन के बड़े से बड़े ठिकाने को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला सकती है। इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा बताई जाती है। हालांकि अमेरिका ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है उसकी फाइनल टेस्टिंग नहीं की गई। अभी तक अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थी, अब यह बनाई है, इसकी फाइनल टेस्टिंग नहीं हुई है। हमले के लिए पूरी तरह वो तैयार है या नहीं, अमेरिका की तरफ से भी यह जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन रिपोर्ट है कि ईरान से बढ़ी तनातनी के बीच उसने खतरनाक कदम उठाने का मन बना लिया है। पश्चिम एशिया में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों को उतारने का मन बना लिया है, ये रिपोर्ट कह रही है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने इन घातक मिसाइलों को भेजने की मांग की है ताकि वो उन्हें ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, ईरान में मौजूद उन ठिकानों को तबाह कर सके जो अभी तक उसकी पहुंच से दूर रहे हैं। अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम बताया जा रहा है डार्क ईगल। ये रिपोर्ट कह रही है ये मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है, यानी बिजली की तेजी से दुश्मन पर वार कर सकती है। सबसे खतरनाक बात इसकी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ान के दौरान ही अपना रास्ता भी बदल सकती है, यानी मिसाइल के लॉन्च होने के बाद अगर टारगेट मूव करता है, वो टारगेट अपनी जगह बदलता है, किसी और जगह चला जाता है, हिलता है, तब भी उसका बच पाना लगभग नामुमकिन माना जाता है अगर हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को बैलिस्टिक मिसाइलों से भी ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल एक बार लॉन्च हो गई फिर उसका रास्ता बदलना मुश्किल होता है, उसे मोड़ना मुश्किल होता है रास्ते में। ऐसे में वो रडार की पकड़ में आ सकती है और दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम उसे बर्बाद कर सकता है। जबकि रास्ता बदलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में ऐसा नहीं होता। पहले तो वो अपनी रफ्तार से रडार को चकमा देती है, 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। अगर दुश्मन के रडार ने उसे पकड़ भी लिया, हमला भी किया, तो हाइपरसोनिक मिसाइल अपना रास्ता बदलकर दुश्मन के हमले को नाकाम कर सकती है। यानी हाइपरसोनिक मिसाइल से किए गए हमले का सफल होना लगभग तय माना जाता है। रिपोर्ट कह रही है अमेरिका इस मिसाइल को ईरान के नजदीक तैनात करने की सोच रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल की रेंज 2800 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। मतलब 2800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी इलाके को यह निशाना बना सकती है, तबाही मचा सकती है। ईरान जंग में अमेरिका ने हमले के लिए बड़े पैमाने पर PRSM यानी प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल तो किया था। उनकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है। ये मिसाइलें अरब सागर से भी ईरान की धरती पर फोड़ी गई थी, पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों से भी भेजी गई थी। लेकिन रिपोर्ट है ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चरों को अमेरिका की अटैक मिसाइलों की रेंज से बाहर तैनात कर दिया, यानी 300 किलोमीटर तक हमला करने वाली प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल उन तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए माना जा रहा है कि अमेरिका ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि 2800 किलोमीटर तक हमला करने वाली इन मिसाइलों की मदद से ईरान में कोने कोने तक
निशाना बनाया जा सके, उसके मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया जा सके, सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जा सके, जमीन के नीचे बने बंकरों को निशाना बनाया जा सके। इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इशारों इशारों में भयंकर तबाही के संकेत दे दिए। सोशल मीडिया पर अब एक पोस्ट डाली कि द स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान आने वाला है। कौन सा तूफान, ये तो साफ साफ नहीं कहा। कहां आने वाला है, कौन सा तूफान आने वाला है, अमेरिका से क्या लेना देना है, पश्चिम एशिया से कुछ लेना देना है, ईरान से कुछ लेना देना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ लेना देना है, ये सब साफ नहीं कहा, बस लिख दिया स्टॉर्म इज कमिंग। इस पोस्ट को ईरान के लिए उनकी चेतावनी बताया गया, धमकी बताया गया, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला है, अमेरिका की नाकेबंदी है, उसके बाद भी ईरान के तेवर ढीले नहीं दिख रहे हैं। वो शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा है, अमेरिका की शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा है, वो अपनी शर्तें दे रहा है कि पहले नाकेबंदी हटाओ, उसके बाद अगली बात करेंगे। वो स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहा है। ईरान के कई नेता यहां तक कह चुके हैं इस युद्ध में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी, हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो हारे हुए देश का जीते हुए देश के सामने शर्तें रखना किसी मजाक से कम नहीं। हालांकि ये वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो हार चुके हैं, वो क्या शर्तें रख रहे हैं, हम तो जीत चुके हैं, शर्तें हमारी होंगी। हालांकि ट्रंप कई बार धमकी दे चुके हैं कि ईरान के पास ज्यादा वक्त नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान कौन होता है शर्तें देने वाला, उसके पास ज्यादा वक्त ही नहीं बचा है, वो बातचीत की टेबल पर लौट आए या दोबारा हमले के लिए तैयार रहे। इसी बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली उसमें उनकी तस्वीर दिखी, गुस्से में ऐसी पोस्ट डाली, गुस्से में तस्वीर, और बड़े बड़े शब्दों में लिखा द स्टॉर्म इज कमिंग, नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग। तूफान आने वाला है जिसे कोई नहीं रोक सकेगा। ट्रंप की इस पोस्ट को बड़े खतरे के तौर पर देखा गया पश्चिम एशिया में। आशंका जताई गई कि अगर अमेरिका और ईरान में जल्द बातचीत फिर शुरू नहीं हुई तो ट्रंप एक बार फिर अपनी सेना को ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। तूफान की तरह सब कुछ तहस नहस अमेरिका कर सकता है, यह धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर डाली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम बदलकर उसे स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बताया। तस्वीर में देखा कि अमेरिका के झंडे वाले जहाज हॉर्मुज गलियारे से बेरोक टोक निकल रहे हैं। फिर ट्रंप ने बयान दिया जिसमें उन्होंने तंज किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया। They have to open up the Strait of Trump, Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 2 महीने से ईरान की सेना का कब्जा है और सामने ओमान की खाड़ी में अमेरिका का पहरा है। वहां नाकेबंदी अमेरिका ने लगा रखी है। हॉर्मुज को, स्ट्रेट को ईरान ने रोक रखा है, उसके बाहर फिर अमेरिका ने नाकेबंदी लगा रखी है। तो ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका की नाकेबंदी ने ईरान के तेल कारोबार की कमर तोड़ कर रख दी है, वो किसी भी वक्त घुटने टेक सकता है। इधर अमेरिका की न्यूज एजेंसी एपी ने रिपोर्ट दी कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने साफ कर दिया कि उनका देश अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, उनकी सुरक्षा करेगा, किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा परमाणु कार्यक्रम के मामले में। नेशनल पर्शियन गल्फ डे के मौके पर यह बयान जारी किया। ईरान में हर साल 30 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। विदेशी ताकतों पर ईरान की जीत को याद किया जाता है। 400 साल पहले इसी दिन हॉर्मुज गलियारे और फारस की खाड़ी के क्षेत्र से पुर्तगालियों को बाहर निकाला गया था। 115 साल के कब्जे के बाद उनको बाहर निकाला गया था। उसी तारीख को याद करते हुए मुश्तबा खामनेई ने ऐलान किया कि ईरान ने जैसे पुर्तगाल को खदेड़ा था, उसी तरह अमेरिका के दखल से अपने पड़ोसी देशों को मुक्त कराएगा, अमेरिका को इस इलाके से बाहर कर देगा। ट्रंप परमाणु और मिसाइल के मुद्दों को लेकर ईरान से समझौता चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं। वो चाहते हैं ईरान उनकी बातें मान ले, अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को बंद कर दे। लेकिन ईरान ने इस बयान के जरिए, मुश्तबा खामनेई के बयान के जरिए अपने इरादे जाहिर कर दिए। बयान जारी किया कि फारस की खाड़ी का भविष्य अमेरिका के बिना होगा, अमेरिका का उसमें कोई रोल नहीं होगा, कोई दखल नहीं होगा। रिपोर्ट कहती है मुश्तबा खामनेई के इस रुख से सीज फायर जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है उस पर असर पड़ सकता है। युद्ध का खतरा जो है फिर बढ़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में और उबाल आ सकता है, जो अब उबाल और आ चुका है पहले ही।
दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को यह सख्त संदेश दे दिया है, दो टूक कह दिया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर और मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करेगा। यह सब ईरान की राष्ट्रीय संपत्ति है, उन्हें उसी तरह बचाया जाएगा जैसे देश की जमीन और सीमा की रक्षा की जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बना रहेगा। इन सब मुद्दों पर किसी के आगे ईरान नहीं झुकेगा। मुश्तबा खामनेई ने साफ कर दिया कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के आसपास रहने वाले जितने भी देश हैं उनका साझा भविष्य है, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। हजारों किलोमीटर दूर से आने वाली विदेशी ताकतों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। वहां अपना कंट्रोल और मजबूत कर लिया ईरान ने, किसी और देश का दबाव वहां काम नहीं आएगा। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो इन इलाकों से दूर रहे, नहीं तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। उधर अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोनों ने करीब 1.5 घंटे तक बात की और खबर यह है कि पुतिन और ट्रंप के बीच खासकर ईरान जंग और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। रूस की तरफ से इस बातचीत को दोस्ताना बताया गया और कारगर बताया गया। ट्रंप का कहना है पुतिन ईरान जंग को खत्म करने में मदद करना चाहते हैं। युद्ध के जानकारों का मानना है कि बातचीत के दौरान पुतिन ने ट्रंप के सामने कुछ प्रस्ताव भी रखे हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच जंग खत्म करने के लिए एक दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन पेच फंसा है ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर। तो मुश्तबा खामनेई ने तो बयान जारी कर दिया कि वो समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप चाहते हैं ईरान अपना परमाणु का कार्यक्रम खत्म कर दे, ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, लेकिन इसके लिए ईरान कतई तैयार नहीं है। वो अपना यूरेनियम अमेरिका को देना ही नहीं चाहता, वो अपना परमाणु कार्यक्रम भी बंद नहीं करना चाहता। कई बार ईरान अमेरिका को कह चुका है कि वो किसी भी कीमत पर यूरेनियम नहीं देगा। तो युद्ध के जानकार कह रहे हैं ईरान के यूरेनियम पर जो टकराव बढ़ा है उसको देखते हुए पुतिन खुद इस मुद्दे का हल निकालने के लिए मैदान में उतर आए हैं और सीधे ट्रंप को फोन किया, उनसे 90 मिनट तक बातचीत की, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया, ऐसा माना जा रहा है। युद्ध के जानकार ये मान रहे हैं जंग खत्म करने के लिए कुछ समाधान भी उन्होंने पेश किए हैं। पुतिन ने जो बातचीत की, ट्रंप की तरफ से इस पर बयान दिया गया, उन्होंने बातचीत को सकारात्मक बताया। ट्रंप ने दावा किया पुतिन ने उन्हें यूक्रेन में थोड़े समय के लिए युद्ध विराम करने का भरोसा दिया और खबरें हैं पुतिन 9 मई को युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं। 9 मई को रूस में विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की याद में यह विक्ट्री डे मनाया जाता है। इसी दिन पुतिन यूक्रेन जंग के लिए एक अस्थायी सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो 4 साल से ज्यादा वक्त से चल रही यूक्रेन की जंग थम सकती है। पुतिन और ट्रंप में जो बातचीत हुई है, 2 दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस गए थे उससे पहले और पुतिन से मुलाकात की थी। तो युद्ध के जानकार कह रहे हैं उस दौरान अब्बास अराक्ची ने रूस के सामने ईरान के परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समेत कई मुद्दों पर कुछ ठोस प्रस्ताव रखे थे। यह माना जा रहा है ईरान ने पुतिन के जरिए अपनी मांग को ट्रंप के सामने रखा, क्योंकि ईरान रूस का दोस्त है। यूक्रेन जंग में भी ईरान रूस की मदद कर चुका है। आत्मघाती ड्रोन शाहिद दिए थे उसे, जिससे रूसी सेना ने यूक्रेन में तबाही मचा दी थी। दूसरी तरफ ईरान को अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पर उतना भरोसा नहीं है। कुछ रोज पहले ही ईरान के सरकारी मीडिया ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर सवाल उठाए थे, आरोप लगाया था कि आसिम मुनीर सिर्फ अमेरिका की शर्तों को आगे बढ़ा रहे हैं, ईरान की शर्तों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ईरान की शर्तों को अमेरिका के सामने नहीं रख रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान ने अब रूस की तरफ रुख किया है और अपनी शर्तें पुतिन के जरिए ट्रंप तक पहुंचाई।